अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बहुत ज़्यादा जगहों पे आप लोग इसको देख चुके हैं कि जहाँ पर भी स्प्रिंग ऑसिलेटर का जिक्र आ जाए और पेंडुलम या सर्कुलर मोशन, पॉइंट की सर्कुलर मोशन जो है उसका जिक्र आ जाए, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो मूव कर रहा होता है, तो वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में फौरन आता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि मैथमेटिकली या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन in which its acceleration of the body is directly towards the main position and is directly proportional to its displacement from the main position is called simple harmonic motion। जी याद रखें कि इसके अंदर दो बातें हमेशा याद रखनी है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है। तो इसको हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ओ के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो है एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक डायग्राम, जिसमें मैं लेट सपोज डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर ये एट रेस्ट पोजीशन में था तो ये यहाँ कहीं इसकी पोजीशन थी। ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पा रहा है वेल, और ऊपर जो है ये इस पोजीशन तक जा पा रहा है। तो ये उसकी मीन पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, ये उसकी कोई पॉजिटिव ए पोजीशन है, ये ए प्राइम पोजीशन है लेट सपोज। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट देखिए ये मूव कर रहा है। इसको हम बाद में सर्कुलर मोशन से भी डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से इधर, फिर ये ऊपर, जब ये ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे पॉइंट मूव कर रहा है जैसे जैसे ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर मौजूद हो। ओके, एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये भी हमारे पास स्प्रिंग जो सिस्टम है ये भी, और सर्कुलर मोशन भी। ये देखें, ये हमारे पास पेंडुलम भी, ये मेरे पास स्प्रिंग सिस्टम जो है अनडैम्प्ड स्प्रिंग, जिसमें जितना डिस्प्लेसमेंट पहली दफ़ा है उतना ही बार बार हो, या पेंडुलम जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। ओके जी, तो ये तो थी हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ जो आप लोगों को डायग्राम्स दिखानी थी। पेंडुलम के लिए अगर हम बनाना भी चाहें तो यहाँ पे जो केस है जिसकी बात की जा रही है वो किस टाइप का केस है? वो ऐसा केस है कि एक ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो ए और ए प्राइम के दरमियान में मूव कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट पेंडुलम जैसा भी हो सकता है कि यहाँ कहीं पे वो फिक्स है, पेंडुलम यहाँ पे, यहाँ कहीं पर, और यहाँ कहीं पर वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है जी, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि ये वो उसकी बॉब है जो पेंडुलम के साथ अटैच है। ओके जी, और इसका जो पाथ फिर बनेगा वो किस टाइप का होगा कि लेट सपोज पेंडुलम इधर मूव कर रहा है। ये मैं उसमें से कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये पेंडुलम ही हो। हम एक बात कर रहे हैं जो लेट सपोज किसी इंस्टेंट पर हमारे पास इस जीरो पोजीशन पे था, ओ पोजीशन पे, उसके बाद ए प्राइम तक जाता है, फिर ओ पर आता है, क्योंकि जैसे जैसे पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करेगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन जो है इस लाइन के ऊपर चेंज होती जाएगी, ओ से ए से ओ से ए प्राइम एंड अप टू सोन, ये इसी तरीके से वेरी करता रहेगा। तो ये इस डायग्राम को तो देखने का ये अंदाज हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से ए तक और माइनस ए तक मूव कर रहा है।
और हम जहाँ कहीं देखना चाह रहे हैं, लेट सपोज पेंडुलम यहाँ पर है दरमियान में किसी टाइम पे, तो मैं जो उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पे नोट करना चाह रहा हूँ कि पेंडुलम लेट सपोज हम जब बात करना चाह रहे हैं तो पेंडुलम यहाँ कहीं पर बेचारा मौजूद है, यहाँ कहीं मौजूद है, तो उसकी जो पोजीशन होगी ऑब्वियसली उसकी पोजीशन इस लाइन के ऊपर ये है, बी पर मौजूद है। चलें जी, हमने इसको डायग्रामेटिकली देख लिया कि ये सिचुएशन क्या हो सकती है। अब हम कहते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस traveled by a particle at any instant when it is executing simple harmonic motion। simple harmonic motion एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप लोगों ने उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिए एक रिलेशन डेवलप करना है। तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि पेंडुलम भी हो सकता है जो ओ से ए से फिर ओ फिर ए प्राइम एंड अप टू सो मूव करता है। Consider a body while it is performing simple harmonic motion and is moving away from mean पोजीशन से दूर जा रहा है, ए पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर ए दूर गया। एक्चुअली इसका एक्सेलरेशन चूंकि मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो वही इसको दोबारा खींच के अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है। ओके, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द पार्टिकल एट बी। हमने बात की कि दरमियान में किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन लेट सपोज बी है, ओरिजिन से उसका मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस एक्स है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन ए जाके होता है। ओके, डिस्टेंस जो है वो ए होता है, हमारे पास डिस्टेंस के लिए एक्स यूज किया उसने। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट चूंकि बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चूंकि मीन पोजीशन की तरफ है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया हुआ है। ओके, एक्सेलरेशन को वी डी वी ओवर डी एक्स हम राइट कर सकते हैं, और माइनस एक्स एज इट इज है। इस कांस्टेंट इस जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, is proportional to minus x, acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and directed towards the mean position, उसकी वजह से नेगेटिव है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए हमने लैम्डा लगा दिया है। तो v dv इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ये डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, v को इंटीग्रेट करेंगे वी स्क्वायर बाय 2x को इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद ये कंडीशंस लगाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी जो इंटीग्रेशन की वजह से अपीयर हुआ है। लेकिन वो कंडीशंस क्या होंगी? वो कंडीशंस v के ऊपर अप्लाई करवानी है अभी आपने। तो आपको पता है कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे पेंडुलम मूव करते हुए, मैं वही पेंडुलम की अगर एग्जांपल लूं कि यहाँ पे था, यहाँ पे मेन पोजीशन है उसकी, और जब वो एंड पोजीशन पे पहुंचेगा तो वहां जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा वो वापस आएगा। या स्ट्रेट लाइन की बात करें, मैं इसको स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन की भी बात करें तो जब वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वहां पे एक दफा रुकेगा, उसके बाद वो वापस मुड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर एंड पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्स हो जाएगा पूरा, यानी कि आखिर तक चला जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो एक्स की जगह पे आप लोग ए पुट करेंगे और वी की जगह पे जीरो। तो सी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर ओवर 2। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो आप लोगों के पास जो वी का रिलेशन है वो ये आ गया। वी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, या वी की वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगी। ओके, अब मैंने तो वेलोसिटी का रिलेशन भी निकालना है और अब साथ ही डिस्टेंस का रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है। तो अब फिर वही काम कि x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर नीचे ले आए, डी टी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारे पास डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी साइड पे लैम्डा स्क्वायर रूट डी टी। ये जो टर्म है मेरे पास अब इस टाइम, इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे और दूसरी साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे। 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये बेसिकली फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का इंटीग्रेशन के दौरान। और डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर टी आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट डी।
फिर दोबारा वही कंडीशन, लेकिन अब कंडीशन एक्स पे होगी कि टाइम जब टी जीरो था तो उस वक्त एक्स भी हमारे पास कुछ नहीं था, एक्स भी हमारे पास जीरो था, बल्कि ये उसने जो पेंडुलम स्टार्ट करवाया है वो अगर कॉर्नर से स्टार्ट करवाया है तो टाइम टी जीरो पे एक्स इज इक्वल टू ए है, अगर मेन पोजीशन से दरमियान से स्टार्ट करवाएंगे तो टाइम टी जीरो पे एक्स जीरो लेंगे। तो ये यहाँ पर शायद कहीं पे उसने आगे स्पेशल केस भी किया होगा उसका, ओके वो देख लेते हैं। ये उसने किया हुआ है टाइम टी जीरो पे एक्स जीरो, वो अब बाद में देखते हैं हम, पहले इसी कोई केस को देखते हैं जिसपे उसने एंड पोजीशन से, इसका मतलब ये है कि अब जो वो बात कर रहा है ना उसमें उसने जो पेंडुलम कंसीडर किया हुआ है, उसने पेंडुलम की जो मोशन स्टार्ट करवाई है वो किसी एक सिरे पे से करवाई है उसने। लेट सपोज यहाँ से उसको उसकी मोशन को स्टार्ट किया, छोड़ा है, उसके बाद वो टू एंड फ्रो मूव करता रहा है। वेल जी, तो ये दरमियान में स्ट्रेट लाइन से भी उसको डिनोट करा दिया हमने। तो टाइम टी जीरो पे यहाँ से उसको छोड़ा गया तो इस वजह से ये ऐसे शो कर रहे हैं हम। वेल जी, टाइम टी जीरो पे एक्स इज इक्वल टू हमने ए पुट कर लिया है, तो डी की वैल्यू वहां से आ गई पाई बाय टू, डी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉज लेमडा स्क्वायर रूट टी। ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल है, आपने डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। उसका स्पेशल केस क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम ओ, यानी कि दरमियान में जब मौजूद था वहां से अपने मोशन को स्टार्ट करे किसी एक सिरे पे, तो फिर वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी स्पीड तो यहीं पे जाके एंड पे जाके जीरो होगी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए पे ही जाके जो स्पीड वाली कंडीशन थी कि एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब मेन पोजीशन होगी तो टाइम वाली कंडीशन पे फर्क पड़ जाएगा। टाइम वाली कंडीशन पे क्या फर्क पड़ जाएगा कि पहले हमने टाइम टी जीरो पे एक्स ए लिया था, अब टाइम टी जीरो पे एक्स जीरो ले लेंगे, तो फिर डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वहां से जो वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू साइन लैम्डा स्क्वायर रूट टी। तो याद रखें, ये देखें, या तो आपके पास कॉज कर्व बनेगी साइन कॉज लैम्डा स्क्वायर रूट टी, या फिर आपके पास साइन लैम्डा स्क्वायर रूट टी, और दोनों की ही मोशन हो, बेशक साइन कर्व हो या साइन कॉज कर्व हो, इन दोनों का अपना एक स्पेशल नेम है मैथमेटिक्स के अंदर जिसको साइनोसोडियल कर्व कहते हैं, जिसको हम साइनोसोडियल कर्व का नाम देते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका ग्राफ याद हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर शायद बताने की कोशिश कर पाऊँ आप लोगों को, ये साइन और कॉज दोनों के लिए, कि जो पिछला जिसमें कॉज आंसर आया था उसका क्या मतलब था और इसका क्या मतलब है। तो ये मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये वाई एक्सिस है यहाँ पर, इसका वाई एक्सिस भी यहीं पे ले लेता हूँ। पिछली डायग्राम का क्या मतलब है और इस डायग्राम का क्या मतलब है। पिछली डायग्राम का ये मतलब है कि जब एक सिरे से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जाके मेन पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, तो ये कर्व बन रही होगी, और ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो कॉज फंक्शन का ग्राफ होता है। और अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो पहले वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा, फिर नेगेटिव जीरो पे आएगा, फिर नेगेटिव पे जाएगा, और ये वही ग्राफ है जो कि साइन कर्व का ग्राफ होता है। इसी वजह से इसके जो आंसर हैं, जीरो से स्टार्ट हो तो साइन कर्व बनती है, और वन से स्टार्ट हो तो, या एक कॉर्नर से स्टार्ट हो, इसका मतलब वन है यहाँ पर, तो फिर वो कोसाइन फंक्शन का आप लोगों के पास जो है वो ग्राफ बन रहा होगा। नेचर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन भी यहाँ पर कहा गया इसको। वेल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड वही है आप लोगों के पास कि जो मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है ना किसी एक साइड का, तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। ओके जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे ये मेन पोजीशन है, यहाँ से एक सिरे तक का जो डिस्टेंस है ए जिस तरह था वो एम्पलीट्यूड था। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन,
अब v का रिलेशन मेरे पास मौजूद है, v का रिलेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कब होगी? अब याद रखें इसके अंदर ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसका आंसर v का आंसर मैक्सिमम या बड़े से बड़ा तब होगा जब इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू कम से कम हो जाए, और वो क्या हो सकती है? जीरो। तो मैं कह देता हूँ कि अगर x जीरो हो, यानी कि मीन पोजीशन पे x जब जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। और वैसे भी देखें कि जब एक सिरे से वापस जब ये आएगी तो बिल्कुल मिड पोजीशन पे जब पहुंचेगी तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और इसी की वजह से वो इनर्शियल फोर्सेस की वजह से वो आगे जाती है। तो दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन बैक साइड पे एक्ट कर रहा होता है, और वहां से दोबारा मूव करती है बैक। और जब दरमियान में आती है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, तो तब इसकी वेलोसिटी दोबारा क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे वी की वैल्यू मैक्सिमम है, एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जब पुट करेंगे तो मेरे पास v के जो आंसर आएगा लैम्डा स्क्वायर रूट ए, यही जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है। ओके जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से टाइम पीरियड जब भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो चाहे कोसाइन फंक्शन था चाहे साइन फंक्शन था, चूंकि साइन और कोसाइन दोनों का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई इसमें ऐड कर लें। 2 पाई ऐड करने के बाद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, पीरियड निकालते हैं जैसे आप लोग कि टी स्क्वायर रूट टी वैल्यू को अकेला करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे, तो 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट आप लोगों के पास इसका पीरियड बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर 4 पाई ऐड करते हैं तो 4 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट, इसका मतलब 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट, 4 पाई या 6 पाई, तो ये सारे के सारे इसके क्या है हमारे पास पीरियोडिक वैल्यूज हैं। उन तमाम पे अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो हम क्या कह देंगे कि जो वैल्यू टी पे होगी 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट पे वही वैल्यू होगी। एक्चुअल पीरियड तो इसका 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट ही कहेंगे, कि अगले 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट पे 4 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वही वैल्यू आएगी। उससे अगले 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट पे 6 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया? हम जो टाइम पीरियड है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ये 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट ये उसका टाइम पीरियड आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको जो भी टाइम पीरियड था उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको रेसिप्रोकल लेते ही हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दिस shows that when particle moves along a circle, its projection moving along the diameter of the circle performs simple harmonic motion। ये जो आप लोगों को एक डायग्राम मैंने बताई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो यही बताने की कोशिश थी कि ये मोशन हो या फिर पिंडोलम की मोशन हो, दोनों ही मोशन बेसिकली मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वेल, मूविंग टुवर्ड्स न्यू स्क्रीन, तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाई गई है। ये बिल्कुल वैसे ही पॉइंट है जैसे हमने पेंडुलम का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वैल्यू ली थी, कि अगर हम किसी पॉइंट पी पे हैं, सर्कल के ऊपर कोई एक पोजीशन हमारी पॉइंट पी पे है, तो फिर इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल, तो उसके एक्स कंपोनेंट को पोलर फॉर्म में आर cos थीटा से डिनोट करते हैं और वाई कंपोनेंट को आर sin थीटा से डिनोट करते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ये सर्कल की आप लोगों के पास इक्वेशन है। टाइम टी पर लेट सपोज उसकी पोजीशन पॉइंट पी था, तो एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा है, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या बन जाएगा? आर कोसाइन का फंक्शन sin थीटा डी थीटा ओवर डी टी। डी थीटा ओवर डी टी बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो डी एक्स ओवर डी टी को वी कह सकते हैं हम। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा, और आर cos थीटा हमारे पास है एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए को जब आप लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं, तो आप देखें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बल्कि नेगेटिव भी साथ ही इसको देखें, और इस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बिल्कुल वही चीज है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन करते हुए कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन ऑफ द पॉइंट होती है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड
acceleration is proportional to the displacement and is always directed towards the mean position। तो ये वही सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो इनको आप लोग जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की।